नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? जय हिंद एवरीवन। ऑल गुड, ग्रेट। चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हरियाणा डे, अच्छा यार देखो, अपन थोड़े से अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है। अब तुम्हारे लिए हरियाणा डे होगा, बट अपने लिए तो आज एविएशन कोर डे है, ठीक है। तो कितने लोगों को पता था कि आज ही के दिन आर्मी एविएशन कोर की इस्टेब्लिशमेंट किया गया था? ओके, ग्रेट। तो फाइनली सभी लोगों का स्वागत है जो पहले से क्लास में है, जो आज पहली बार आ रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। चलो, ग्रेट। बेटा वंश, कृपया अगर अपनी मर्यादा को ना भूलें, ठीक है। और मर्यादा का एहसास सभी के घर में माताएं बहनें ही करवाती हैं, और आपके घर में भी वो माताएं बहनें उपस्थित हैं, ठीक है। चलो, ग्रेट। तो फाइनली शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। देवियों और सज्जनों, आज हमारा वीक 3 एंड वीक 3 के करंट अफेयर को अगर हम लोग देखें तो देखो, सीधे डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली चीज, जो बच्चे आज पहली बार आए हैं क्लास में, जिनको लग रहा है कि सर हम तो आज ही आए हैं, सर हम कैसे करें, देखो ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। पिछली क्लासेस को आप लोग देखो, आपको बहुत अच्छे से अंदाजा लग जाएगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो वहां पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको तब भी लगता है तो मैं आप लोगों से बहुत सिंपल भाषा में एक चीज कहना चाहता हूं, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं। कुछ नहीं करना, सिर्फ डेली बेसिस पर न्यूज पढ़ने की आदत डालनी है। जैसे जैसे आप न्यूज पढ़ोगे वैसे वैसे आप लोगों को एहसास होगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज नहीं है। आई होप बात समझ में आई होगी, है ना। तो आपको कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं करनी, आपको बस क्या करना है, डेली बेसिस पर न्यूज जो होती है आपकी, है ना, उस न्यूज को डेली बेसिस पर रीडिंग करने की आदत डालनी है, हैबिट डेवलप करनी है। जब आप ऐसी चीजें पढ़ोगे तो अपने आप ही आपको क्या होगा, इस चीज का अंदाजा लग जाएगा कि आपके लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होगी और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी। आई होप क्लियर है ये बात। अब तुम में से कुछ लोग कहोगे सर फिर भी हमें ना समझने में दिक्कत होती है, कैसे कोई चीज कनेक्ट कर रहेगी। तो भाई बहुत सीधी सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पॉइंट आया, जैसे अभी रिसेंटली यूनेस्को के हेरिटेज साइट को लेकर एक बात चल रही थी, तो अब ऐसा कोई पॉइंट आएगा तो नो डाउट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई डिफेंस रिलेटेड कोई नया इन्वॉल्वमेंट हो गया, अभी कल की न्यूज है कि एक्सरसाइज मिलान के बारे में बात हो रही थी, है ना। अब 100% है, अगर एक्सरसाइज मिलान के बारे में बात हो रही है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज मिलान एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें केवल 1 2 3 4 देश नहीं, मल्टीपल कंट्रीज एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, और अराउंड 40 कंट्रीज की नेवी एक साथ पार्टिसिपेट करती है। अब आप सोच लो, क्या सोचने समझने की जरूरत पड़ेगी ज्यादा? नहीं, एक बारी में अंदाजा हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर आता है नहीं आता है वो एक अलग चीज है। भाई बहुत सीधी सिंपल सी बात है, कुछ भी हो, आपके पास टीवी तो है, कुछ भी हो इंटरनेट तो सबके पास है, ठीक है। हाँ डेफिनेटली मैं ग्रुप में भेजूंगा, मैं ग्रुप में डेफिनेटली भेजूंगा, पर ग्रुप में आपको मिलेगा नेक्स्ट मंडे से। तो भाई मंडे से तैयार रहना, मैं खुद से आप लोगों को डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर शेयर कर दूंगा। इट्स माय प्रॉमिस कि आप लोगों को मंडे से डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर मिलेगा, ठीक है।
देखो ऐसा नहीं है, आपको हर एक न्यूज पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब कहीं पर आ गया इस पर्टिकुलर जगह पर हुई चोरी, तो क्या वो पढ़ने की जरूरत है? नहीं, उसको छोड़ दो। इस फलाने शहर में हुआ, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये पढ़ने की जरूरत है? नहीं है। आपको क्या पढ़ना है? उन पॉइंट्स को पढ़ना है जो एक्चुअल में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वेल, शुरू करते हैं आज के न्यूज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 21st एडिशन ऑफ इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज। वैसे जहां तक मैं इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है, जो हमारी मद्रास रेजिमेंट है वो यहाँ पे क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। हाँ यार देखो, ग्रुप में ना मैंने इसलिए डिस्कशन बंद किया क्योंकि बहुत सारे इरिलीवेंट कमेंट्स आ रहे थे। वी डिसाइडेड कि यार ग्रुप को क्लोज रख दिया जाए, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट होगा वी विल शेयर, है ना। अच्छा, टेलीग्राम आईडी पलक मिल जाएगी बेटा, क्लास के लास्ट में मिल जाएगी। अच्छा यार, ये लो, लिखना लोकेश सिंह सर, आप इतना लिख देना, आप इतना लिख देना, दैट्स इट। तो डायरेक्टली मैं मिल जाऊंगा आपको, ठीक है, डायरेक्टली मेरी पर्सनल आईडी मिल जाएगी आपको, ठीक है, ठीक है। चलो, अब फाइनली हम लोग यहां पे बात करते हैं, प्लीज नो मोर इररिलेवेंट कमेंट्स, ध्यान दो। अब इधर हम लोग बात करें एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास में से एक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इस युद्ध अभ्यास की न्यूज में क्यों था? वैसे नॉर्मली रहता है कि हाँ, जो युद्ध अभ्यास है वो पार्टिसिपेट मतलब हो रहा है इंडिया एंड यूएसए के बीच में, और ये हर साल होता है, ठीक है, हर साल होता है। एंड बायलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और यूएसए की फोर्सेज आती हैं एंड पार्टिसिपेट करती हैं। एक साल होगा इंडिया में, एक साल होगा यूएसए में, मतलब अल्टरनेट बेसिस पे चेंज होता रहता है। इस बार ये न्यूज में क्यों रहा सबसे ज्यादा? क्योंकि बहुत ज्यादा ये बोला गया कि भाई जब आप ऑलरेडी, आपकी एक तरह से यूएसए से टैरिफ वॉर चल रही है एक तरह की, अगर ये कंडीशन यूएसए के साथ है तो आप क्यों ऐसे में अपने जो डिफेंस एलाइज हैं और वो सब है वो कर रही हो, ठीक है, मतलब युद्ध वॉरफेयर ये सारे गेम्स क्यों कर रहे हो आप, है ना, क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? बट अब आज के टाइम पीरियड में ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें किसी देश के साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं, बिगड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स है, ठीक है, हर देश में डेमोक्रेसी है। ट्रंप अभी हैं, हो सकता है आने वाले 2 सालों में वो अपनी पोस्ट से हट जाएंगे, 3 सालों में हट जाएंगे, ठीक है। और जो हटेंगे तो कोई और आएगा, कोई और आएगा तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा ये कुछ चेंज करना है, कुछ नया करना है ना। तो पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन चलता रहता है, और इसकी वजह से हम अपने रिश्तों को बिल्कुल जीरो पर नहीं लेकर आ सकते, है ना। अगर एक कोई लीडर ब्लेंडर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं सबके सब ब्लेंडर करेंगे, है ना। तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए ये चीज जरूरी होती है। तो इंडियन आर्मी की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? मद्रास रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। किसने किया? मद्रास रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। यहां पर होगा क्या? तो सीधी सिंपल सी बात है, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एविएशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स, ठीक है, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, इन सब की क्या की जाएगी? प्रैक्टिस की जाएगी। एज वेल एज जो अदर ड्रिल्स होती हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे। देखो इतना ही है आपके लिए, इससे ज्यादा जरूरी आपके लिए नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या यूएसए इस चीज को बेयर कर सकता है कि यार इंडिया के साथ हम एक्सरसाइज ना करें? अब यहां पर आता है सबसे बड़ा मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। आई होप आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली, अब क्योंकि हम लोग सितंबर मंथ का पढ़ रहे हैं, बट जो मैं न्यूज बता रहा हूं वो आपको अभी अक्टूबर मंथ की बता रहा हूं, कि रिसेंटली यूके ने, यूके मतलब कि इंग्लैंड ने बोला कि भाई जो इंडियन फोर्सेज है ना, इंडियन एयरफोर्स है, वो प्लीज आइए और हमारे वाले जो पायलट्स हैं ना उनको ट्रेन कीजिए। आप कहोगे सर क्यों, सर ऐसा क्यों? रीजन ये है कि आज के टाइम पीरियड में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी, ठीक है, जो पहलगाम और बालाकोट वाला इंसिडेंट हुआ, उन सभी में जो हमारी फोर्सेस ने काम किया है उसको पूरी दुनिया देख रही है। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, आप में से सभी लोग जानते होंगे विंग कमांडर अभिनंदन जी के बारे में, ठीक है, उन्होंने तो मिग से F-16 गिराया है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है यार। F-16 जैसा मोस्ट एडवांस प्लेन, है ना, जो ऑलमोस्ट 5th जनरेशन में आता है, उसको आप लोगों ने 4th जनरेशन के प्लेन से गिरा दिया। और वो भी ऐसा प्लेन जिसकी आज के टाइम पीरियड में जो एक बहुत बड़ा नाम था, आज के टाइम पीरियड में उसका नाम सबसे ज्यादा बदनाम है। तो ऐसा कर कैसे लिया आपने? ये एक बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद अभी एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें, जो स्ट्राइक हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में की, उस स्ट्राइक का क्या मेजर इंपैक्ट पड़ा? पूरी दुनिया देख रही है कि यार इंडियन एयरफोर्सेस इतनी ज्यादा कैपेबल कैसे हैं। वर्ल्ड की 3rd नंबर की एयरफोर्स है हमारी,
तो अभी इंग्लैंड ने बोला भाई हमको चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हमारे पायलट्स को ट्रेन करें आकर, हुआ ना। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि कभी भी यूएसए इस लेवल पर नहीं गिरेगा कि वो अपनी एक्सरसाइजेस को ही क्या कर दे, कंप्लीटली बंद कर दे। तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा आपको चीजों को हर तरह से समझना जानना जरूरी है। फिर आता है यहां पर एक और, वैशाली रमेश बाबू जी के बारे में। तो आपने इनको कई बार देखा होगा, है ना, कई बार इनकी फोटोज आपने देखी होंगी, है ना, प्रज्ञानंदा के साथ देखी होगी, डी गुकेश के साथ देखी होगी। तो आपको पता है कौन है, चेस की महारथी हैं, ठीक है। और इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, वुमेन्स ग्रांड स्विस वो 2 बार जीता। कितनी बार जीता, 2 बार जीता है, ठीक है। तो इंडियन ग्रांड मास्टर है, सबसे बड़ी बात आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। और 2 बार जीता है, तो ये भी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा कीर्तिमान है, बहुत ज्यादा बड़ा कीर्तिमान है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। फाइनल राउंड क्या हुआ था, चाइना की जोंगयान टान को इन्होंने डिफीट किया है। किसको, जोंगयान टान को। और इनको कितनी बार अब तक मिला है, तो 2023 में इन्होंने जीता था और 2025 में जीता है। तो ये आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो क्या रखना है, ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है। एंड उसके बाद क्या करना है, क्या इनके अलावा भी कोई है, तो बिल्कुल इनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं, ठीक है। बस इससे ज्यादा की कोई जरूरत आपको नहीं है। बाकी सारी बातें केवल कहानियां हैं, इधर उधर की बातें हैं, किसी ने तारीफ की, किसी ने बोला इतना प्राइज मिला, और ये चीजें एग्जाम में नहीं पूछा ना, नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, यही पूछेगा कौन सी वो महिला थी, किसने ये कीर्तिमान स्थापित किया है, कौन कौन से सालों में जीता है ना। क्या इनके अलावा भी कोई ऐसी भारतीय महिला है, ठीक है, जो यहाँ तक पहुंची हैं। तो आपको बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप बात समझ में आई होगी आपको, हाँ या ना, आसान भाषा में, सीधी सिंपल बात। फिर बात करते हैं हम लोग हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। गर्म पानी दे देना भाई प्लीज। हाँ भाई, हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, क्लियर सर, ग्रेट, एवरीवन ग्रेट। चलो फाइनली बात करते हैं हम लोग हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के बारे में। अब ये वेल्थ रिपोर्ट है, वेल्थ रिपोर्ट किसको लेकर होगी भाई, पैसे को लेकर होगी, है ना। ठीक है, वेल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये रिपोर्ट क्या 2025 की है, कौन रिपोर्ट रिलीज करता है, मर्सिडीज बैंड हरून वेल्थ रिपोर्ट, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे बताया क्या गया कि मल्टीपल ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पीरियड में क्या हो रहे हैं, बहुत तेजी से करोड़पति बन रहे हैं। कितने कितने लोग जिनकी इनकम 1 मिलियन से ऊपर है, मतलब 8.5 करोड़ से ऊपर है, कितने ऐसे लोग हैं, है ना। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये लोग मिलीनियर है, 8.5 करोड़ इनकी क्या है, नेटवर्थ है, इतना कमा रहे हैं। बेटा नाम दिया जाता है ना, हर किसी को अपना अपना नाम दिया जाता है, हर रिपोर्ट का अपना एक नाम होता है, ग्रुप है एक, तो ग्रुप के नाम से उसका नाम है ना। क्या है, ग्रुप की, एक ग्रुप का नाम दिया गया वो एक। नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो। आप लोग आप लोग जो मिग 21 देख रहे हो ना बेटा, वो फर्स्ट जनरेशन नहीं है, वो मिग का फर्स्ट जनरेशन है। जो मिग 21 है वो उस मिग, जो मिग कैटेगरी है उसका फर्स्ट जनरेशन है। अगर फाइटर प्लेन्स की जनरेशन देखोगे तो वो तो बहुत बड़ी है, ठीक है, वो बहुत बड़ी है। जो मिग है, मिग 21 जिसको आप लोग कह रहे हो, वो एक्चुअल मिग कैटेगरी का फर्स्ट जनरेशन है। ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से हटा दो, ठीक है। बेटा नहीं, मैं तो नहीं हूं। अब इधर सुन लो ध्यान से जरा, ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है। और मिग के भी क्या हुए, बहुत सारे अपग्रेडेशन हुए हैं।
क्या ब्लाब करना, क्या लिखा है भाई तूने? पंडित अथर्व द्विवेदी, बेटा समझ में नहीं लगा रहा क्या लिखा है तुमने। अभी बता रहा हूँ यार, अब इधर उधर की बातें बंद करोगे तब तो बताऊंगा। अंकित बेटा टेलीग्राम आईडी, ये आईडी, वो आईडी, इसकी आईडी, उसकी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब दे दूंगा। क्लास तो खत्म होने दो, पढ़ाने तो दो, या पढ़ाने भी नहीं दोगे? इसीलिए चैट बंद रखता हूं मैं, यही रीजन है चैट बंद रखने का। सुनो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें कि 2017 से पहले तक कितने लोग थे, ठीक है, एंड 2021 में कितने हुए, जस्ट इसके ट्रिपल, एंड आज के टाइम पीरियड में कितने हुए हैं, तो जस्ट उसके डबल। तो अगर आप लोग ग्रोथ देखोगे तो रैपिड ग्रोथ हो रही है ये, और कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। बट उसके बावजूद भी अगर हम लोग देखें तो ये केवल और केवल इंडिया की कितनी परसेंटेज है, 0.31%। अब ऐसा नहीं कि ये लोग कम हैं, अच्छी खासी मात्रा में लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, लोग बढ़ रहे हैं। अब ये होगा कैसे? क्या ये केवल और केवल जॉब करने से हो सकता है? नहीं। इंडिया में जितनी ज्यादा लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, जितना ज्यादा कल्चर डेवलप होगा स्टार्टअप्स का, उतना ज्यादा क्या होगा, लोग वेल्दी होंगे। कोई भी देश जो आगे बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? उनके स्टार्टअप कल्चर की वजह से बढ़ रहा है। इसकी वजह से, स्टार्टअप कल्चर की वजह से। समझ में आई बात? अब सबसे ज्यादा रिचेस्ट कौन सा है? तो भाई देखो, अब इस रिपोर्ट की सबसे खास बात क्या है, सबसे ज्यादा रिचेस्ट स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है। ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन है। अब तुम्हें जान के हैरानी होगी कि भले ही महाराष्ट्र टॉप पर है, और सबसे ज्यादा जो टैक्सेस लग रहे हैं ना वो भी महाराष्ट्र में ही लग रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्सेस भी महाराष्ट्र में लगते हैं, और करप्शन भी देखने को मिलता है। उस हिसाब से लोग सोचते हैं यार कमाना भी तो है। सबसे ज्यादा टैक्सेस, आप पेट्रोल देखो कितना महंगा है, बाकी चीजें देखो कितनी महंगी है, ठीक है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं नोटिस करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी क्या है, ये रिचेस्ट स्टेट है। क्यों है रिचेस्ट? वहां का ईज ऑफ डूइंग, क्या ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना? क्या चीज? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये क्या करता है, यहां पे सबसे ज्यादा मेजर इंपैक्ट डालता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर पर अगर सिटीज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मुंबई, उसके बाद दिल्ली, एंड फाइनली बेंगलोर आता है। कौन? मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर, यहां पे अकॉर्डिंग टू सिटीज टॉप पर है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट एंड कल्चर को लेकर है, ठीक है। किसको लेकर है? आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, या फिर आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड भी है, ठीक है। किससे? हिस्ट्री से रिलेटेड भी है। यहां पे आप जो देख रहे हो ये दो क्या है, शूज है, अ सिंगल पेयर ऑफ शूज। किसके शूज हैं? गुरु गोविंद सिंह जी के और माता साहिब कौर जी के, ठीक है, जो कि 10वें गुरु थे। ये वही 10वें गुरु हैं, ये वही 10वें गुरु हैं जिन्होंने एक वॉरियर की तरह क्या किया था, फाइट किया था। इसके लिए, आप लोगों के लिए, है ना, हमारे लिए। इसीलिए आज हम लोग इतने सहज सम्मान खड़े होकर कह पाते हैं, है ना, आप भारत माता की जय बोल पाते हो, ठीक है। कैसे कह पा रहे हो? ठीक है, आप गर्व महसूस करते हो अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर, कैसे कह पाते हो? क्योंकि ये वो ऐसे वो गुरु थे जो इतना कुछ करके चले गए। और ये कोई एक नहीं है, सिखों के सभी गुरुओं को देख लो आप, हर कोई अपना महानतम योगदान देकर गया है, महानतम योगदान, ठीक है। पर ये अंतिम गुरु थे, और इन्होंने ही इस चीज को अनाउंस किया था। इन्होंने जब गुरु ग्रंथ साहिब को कंप्लीट किया मतलब इन्होंने सबसे पहले रीडिंग किया। हर एक गुरु जब आया तो उसने अपने अपने समय पर कुछ ना कुछ चीजों को क्या किया, गुरु ग्रंथ साहिब में एड ऑन किया। अब ऐसा कहा जाता है, एक मतलब कहानी है इसके पीछे, कि हर गुरु क्या कर रहा था, अपने अपने समय पर कुछ ना कुछ चीजों को गुरु ग्रंथ साहिब में एड ऑन कर रहा था।
जब गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में, ऐसा कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब था, जब वो गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो एक बार खुद से पढ़ रहे थे। ऐसा कहा जाता है जब वो उसको पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहिब उन्होंने पढ़ लिया, ठीक है, पूरा गुरु ग्रंथ साहिब उन्होंने पढ़ लिया, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ऐसे बंद किया, अपना माथा टेका और उन्होंने बोला मेरे जाने के बाद कोई और गुरु अब नहीं आएगा। अब ये जो ग्रंथ है ये ही अंतिम क्या है ना, गुरु है, उन्होंने ये कहा था। और गुरु ग्रंथ साहिब को सबके सामने रखा और जितने भी उनके लोग थे, जितने भी ऐसे लोग थे जो खालसा को मानते थे, जितने भी लोग खालसा का हिस्सा थे, वो सभी लोग जिनको बंदा बहादुर लीड करते, वो सबके सब वहां पर घुटनों पर टिके, उन्होंने नतमस्तक किया, उन्होंने बोला हाँ अब यही कौन है, हमारे 11वें और अंतिम गुरु हैं। कौन? गुरु ग्रंथ साहिब। थैंक यू सो मच भैया। बात समझ में आई? ठीक है। अदरवाइज इनके बाद बंदा बहादुर भी थे, वो भी बन सकते थे, पर उन्होंने बोला नहीं, अब मैं पॉलिटिकल लेवल पर और सोशल लेवल पर क्या करूंगा, काम करना शुरू करूंगा और मैं अपने गुरु के पद चिन्हों पर आगे बढ़ूंगा, है ना। तो ये स्टोरी सब लोगों को पता होगी, है ना, पता है ना। तो गुरु ग्रंथ साहिब और माता साहिब कौर, मतलब कि उनकी जो अर्धांगिनी थी, ये उन्हीं के क्या है, अ सिंगल पेयर ऑफ शूज है। तो इनको क्या बोला जाता है, जोरा साहिब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोरा साहिब बोला जाता है। कहाँ पे रखे हुए हैं? पटना साहिब में रखे हुए हैं संभाल के। कहाँ पे? पटना साहिब में इनको क्या किया गया, संभाल के प्रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, ये थी फाइनली यहाँ पर इनके बारे में जानकारी। तो ये क्या है, उनका एक रिलिक्स है ना, क्या है, उनके रिलिक्स हैं। आई होप यहाँ पे आपको सबको बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, बाकी 10वें गुरु थे, खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है, कम्युनिटी को प्योर किया, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को क्या किया, एटर्नल सक्सेसर बनाया अपना। क्या किया? गुरु ग्रंथ साहिब को एटर्नल सक्सेसर बनाया अपना। ठीक है, उन्होंने 5 का दिए। 5 का क्या थे? 5 क्या थे? केश, लंबे केश रखेंगे, ठीक है, एक वुडन कॉम्ब, कंघा रखेंगे, ठीक है, कड़ा रखेंगे, ठीक है। अब नॉर्मली लोग कहते हैं कड़ा स्टील का या आयरन का होता था, ठीक है, पर यहाँ पर एक चीज और भी आती है, कुछ लोग कहते हैं जो कड़ा है वो अष्ट धातु का हुआ करता था, बट ठीक है, ठीक है, कृपाण होगी, ठीक है, एंड अच्छा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो उन्होंने यहाँ पे अनाउंस की थी। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था, एज अ वॉरियर आपको क्या करना है, यहाँ पे रहना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप एज अ वॉरियर हो तो आप कहाँ ये सब चीजें मेंटेन करोगे, है ना। आप घातक कमांडो देख लो अपने, के फोर्सेस के कमांडो देख लो आप लोग अपने, है ना, पैरा फोर्सेस के कमांडो देख लो अपने, ठीक है। आप लोग जो देख रहे हो जिन फोर्सेस के कमांडोज को, वो क्या है, उनकी दाढ़ी मूछ रही उगी हुई है, बहुत लंबे लंबे से बाल हो रखे हैं, है ना, कोई ड्रेस कोड नहीं फॉलो कर रखा, बस ऐसे ही कुछ भी पहन के चल दिए, कहाँ पे जा रहे हैं जी, वहां पर जा रहे हैं, कुछ लोगों को जन्नत की सैर करानी है ना, जरा चेक कर कर आए और कितने ऐसे चूहे घुस गए के आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना। तो वॉरियर्स की तरह रहना इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अलाउ किया था। ये आप लोगों को ये दर्शन जो हो रहे हैं, ये माता साहिब कौर जी के और ये गुरु गोविंद सिंह जी की पेयर ऑफ शू है। फिर आता है ब्लू इकोनॉमी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक हो सकता है, आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ भी ले, और हो सकता है ये आगे चलकर आपको जीडी में, ठीक है, आपके लेक्चरेट में भी देखने को मिल जाए। आप कहोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसी चीजें क्यों आ सकती हैं। देखो, आज के टाइम पीरियड में इंडिया इकोनॉमिकली अपने आप को बहुत तेजी से बूस्ट कर रहा है, हम अपनी जीडीपी को बहुत तेजी से आगे बूस्ट कर रहे हैं। जहां वर्ल्ड की सारी के सारे देशों की जीडीपी नीचे गिर रही है, इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जीडीपी ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। इतने सब कुछ ऑड इवन होने के बावजूद भी हमारी जीडीपी आज के टाइम पीरियड में भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कितनी 7.9 तक जाएगी। अब वो बात की बात है कि वो रिजल्ट क्या निकलता है पूरे साल का, बट फिलहाल 7.9 तक बताया जा रहा है। मैं कहता हूँ 7.9 ना होकर 7 भी हो जाए, 6.9 भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां बाकी सारे के सारे देश नीचे आ रहे हैं, हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में इकोनॉमी का हर एक एस्पेक्ट हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक कॉन्क्लेव हुआ था
2 दिन का, कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था। किस जगह हुआ था? केरल में हुआ था। तो आपके सामने ही आप देख भी रहे हो ये चीज। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सॉरी थीम क्या था इसका, ये आपके सामने है ना, 2 शोर्स 1 विजन, है ना। ये इसका क्या था? थीम था। वेल तो ये चीज तो आपको पता चल गई। अब इसमें ऐसा कुछ है जो आपको जानना पड़े? नहीं। पर हाँ एक चीज और है, वो क्या है कि भाई चलो ठीक है, केरल में हुआ तो इंडिया तो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, पर और कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? तो 29 यूरोपियन कंट्रीज भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। कितनी? 29 यूरोपियन कंट्रीज भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, तो चीजों को अगर जानना है तो जितना आसान भाषा में हो सकता है उतना आसान भाषा में जानो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स करने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि ब्लू इकोनॉमी है क्या, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे ब्लू इकोनॉमी के बारे में? कि सर ब्लू इकोनॉमी का मतलब मछली पालना होगा। बिल्कुल सही बात है, पर उसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है, उसके अलावा भी होगा। तो कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो ओशियंस, सी, रिवर इन सब से जुड़ी हो, उसको हम क्या कहेंगे? ब्लू इकोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लू इकोनॉमी कहेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी ब्लू इकोनॉमी की बात होगी तो आप क्या करोगे? इकोनॉमिकल अरे यार क्या हो रहा है, ये बार बार आगे पीछे क्यों भाग रहा है? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो किससे जुड़ी हुई हैं? मरीन से जुड़ी हुई। मरीन मतलब बोले तो ओशियंस या सी से जुड़ी हुई हैं। इससे ओशियंस एरिया में जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे, हाँ या ना? है ना, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल इंक्लूडिंग पोर्ट्स, बिल्कुल सही बात है डॉली, बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, तो अब इसमें आपका रिन्यूएबल एनर्जी भी आएगा। अब आपको सर मरीन और ओशन से रिन्यूएबल एनर्जी कैसे बन सकती है? तो क्या होता है कि जो लैंड एरिया है वहां पर, जहां पर समुद्र का क्षेत्र आ रहा है इस तरीके से, है ना, यहाँ पे समुद्र है, तो इसके ऊपर क्या कुछ ऐसे टावर्स या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म लगा दिए जाते हैं कि जब भी इसके ऊपर लहरें टकराएंगी ना, तो क्या होगा? उससे एनर्जी जनरेट होती है। क्या एनर्जी जनरेट होती है? फिशिंग, ये सबको पता ही है। ठीक है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ये भी सबको पता ही है। तो पोर्ट्स उसी का पार्ट है ना। फिर वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो है ही है कि भाई किसी भी तरीके का वेस्ट आप कहाँ नहीं डालोगे? समुद्र के अंदर नहीं डालोगे। इवन आप शायद सोच के हैरान रह जाओगे, आपके जितने भी कॉमर्शियल शिप्स होते हैं और भी कई तरीके के जो शिप्स होते हैं, इन सभी शिप्स को स्पेशली कहा जाता है, कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में आप क्या नहीं कर सकते? अपना वेस्ट समुद्र में नहीं डाल सकते। क्या नहीं कर सकते? अपना वेस्ट समुद्र में नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो, और पता चल गया तो, समझ लो इतना हैवी वो पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसे, इतना ज्यादा हैवी हर्जाना भरना पड़ता है, इतना हैवी फाइन होता है कि भाई कंपनियां बर्बाद होने को आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड टूरिज्म के ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अब इन सारी चीजों को देखोगे तो ये सारी चीजें किसके बारे में बताती हैं? ये सारी चीजें हमको बताती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करती हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो जो भी हम लोग ब्लू इकोनॉमी के बारे में बोलेंगे, ठीक है, तो ये किससे आकर जुड़ेगा? इसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आकर जुड़ेगा। फिर आता है नेशनल मखाना बोर्ड। कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया? बिहार के पूर्णा में। कहाँ पे? बिहार के पूर्णा में। अभी इस बार जो बजट आया था 2025-26 का, वहां पर क्या किया गया था? इसको अनाउंस किया गया था। मैं अगेन चैट बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी किसी का फालतू मैसेज नहीं देखना चाहता।
ये जो तुम लोग आपस की बातें कर रहे हो, मैं यहाँ से हूँ, तू वहां से है, तू कहाँ से है, भाई बहुत गुस्सा आती है ये सब देखकर। ठीक है, इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। ठीक है। ठीक है, कि मतलब क्या ही कोई बोले तुम्हें, क्या ही समझाए कोई तुम्हें। तुम में से किसी एक सिंगल बच्चे ने ये बोला कि भाई मैं तो इंडिया से बिलोंग करता हूँ? एक ने भी नहीं बोला। सब के सब अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हो कि भाई मैं तो महाराष्ट्र वाला हूँ, मैं तो यूपी वाला हूँ, मैं तो हरियाणा वाला हूँ, मैं JNK वाला हूँ। अरे बेशर्मो, तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम जैसे लोगों के मैसेजों की वजह से ही ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव पैदा करना शुरू करते हैं। फिर भाषा को लेकर होगी लड़ाई। अभी तक तो हम लोग केवल और केवल रिलीजन के ऊपर लड़ाइयाँ देखते थे, लैंग्वेज के ऊपर भी होने लगी। अब कास्ट के ऊपर कभी लड़ाइयाँ होती थी, अब वो छोड़ो। तुम मतलब किस किस लेवल पर डिवाइड हो गए यार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। हम्म। मुंबई अटैक के टाइम पे, मुंबई अटैक के टाइम पे, ठीक है, संदीप उन्नी कृष्णन कहाँ के रहने वाले? केरल के। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मलयालम। उन्होंने एक बार सोचा था महाराष्ट्र का मैटर मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों लड़ूं? नहीं ना। पर जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, तब देश बिखरने लगता है। और तुम जैसे लोग ऐसे लोगों को और पावर देते हैं जो ये सब काम करवाते हैं। तो कभी भी तुमसे कोई पूछे ना तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम कहां से हो, तुम्हारा जवाब केवल एक ही होना चाहिए। ठीक है, आई एम भारतीय एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम भारत। मैं एक भारतीय हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ भारत से संबंध रखता हूं। मेरा ना कोई राज्य है, ना कोई जिला है, ये भारत ही मेरे लिए सर्वोपरि है। और दोबारा मेरी क्लास में ना ये इररिलेवेंट मैसेज नहीं दिखने चाहिए। बात समझ में आ गई? मैं भी कभी कभी पूछता हूं, और मैं ये नहीं पूछता तुम कहां से हो, मैं ये पूछता हूं तुम किस शहर से मुझको देख रहे हो। आप कहां से आए हो ये पूछता हूं। तुम हो कहां के, तो तुम भारत के ही हो। आज के बाद मेरी क्लास में ना कोई इररिलेवेंट कमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा खासा बंद कर रखा था, ये फालतू के मैसेज देखकर एकदम खून खोल जाता है। पता नहीं क्या, वो कुछ लोगों को होता ना आइडेंटिटी क्राइसिस, वही है तुम लोगों के साथ। बात समझ में आ गई? यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च किया क्या? मखाना नेशनल बोर्ड। अब मखाना बोर्ड जो यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है वो कहाँ पर? बिहार में। अब बिहार में करने के पीछे कारण क्या था? देखो, कई सालों से गवर्नमेंट ये चीज चाह रही थी कि भाई हर एक जगह पर अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है तो उसे आगे पुश किया जाए। बट मखाना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जिन जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, आप में से जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होगी। उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों में लोगों को काम करते हुए देखा होगा, है ना? है ना? बात समझ में आई? क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं जो बात बताने वाला हूँ मखाना बोर्ड को लेकर, जब यहाँ पे बात होती है तो पूर्णिया ही क्यों चुना गया? क्योंकि पूर्णिया में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी पूर्णिया के क्षेत्र के आसपास देखने को मिलता है, इसी पूर्णिया क्षेत्र के आसपास देखने को मिलता है। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड का करीब करीब 85% मखाना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। इतना 85% ऑफ वर्ल्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? इसी के साथ क्या स्टेब्लिश किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया गया है ना? किस लिए डेवलप किया गया है? ताकि इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इसे फॉक्स नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉक्स नट बोलते हैं। ठीक है, वेल 90% ऑफ इंडियन प्रोडक्शन यहीं पर होता है। 2022 में जो मिथिला मखाना था, इसको क्या किया गया था? जीआई टैग दिया गया था। क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। अब जीआई टैग देना क्यों जरूरी है? हर एक जगह पर पर्टिकुलर एक चीज को क्या होता है? जीआई टैग मिलता है। अब फिर वही बात होती है एंटी क्राइसिस। अभी
इंडिया में एक जगह है शोलापुर, कोल्हापुर, है ना, तो कोल्हापुरी चप्पलें बनती हैं ना। कोल्हापुरी चप्पलों को बनाने का खास बात क्या होता है, नीचे के तलवा जो होता है और उसके ऊपर जो अगला तलवा रखा जाता है, उन दोनों के बीच में कुछ बीज डाले जाते हैं, ठीक है, और फिर उनको क्या किया जाता है, चप्पल में पूरी तरह से तैयार किया जाता है। तो जब आप चलते हो तो उससे एक आवाज आती है ना। और ऐसा कहते हैं वो चप्पल पहनना भी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक। सेम वही चप्पल एक जूतों का ब्रांड है प्राडा, उसने क्या किया, अपने ऑनलाइन स्टोर में रिलीज कर दी, अपना कुछ नाम देकर अजीब सा ना, अपना कुछ अजीब सा नाम देकर उसे लॉन्च कर दिया। अब सोचो, अगर कोल्हापुरी चप्पल को हम लोगों ने जीआई टैग नहीं दिया होता तो प्राडा पूरी तरह से बोलता है ये तो हमारा अपना प्रोडक्ट है। एटलीस्ट जीआई टैग देने से हमें ये तो पता चला ना, अरे भाई ये तो हमारा अपना प्रोडक्ट है। सेम ऐसे ही दो इंडियंस थे जो अमेरिका में रहने लगे, अमेरिका में उन्होंने सिटीजनशिप ले ली, फिर उन्होंने कहा यार अमेरिका के लोग तो निहायती बेवकूफ़ हैं, इन्हें पता नहीं है ये जो टर्मरिक हल्दी आपके घरों में इस्तेमाल होती है, ये हल्दी तो बहुत अच्छी होती है ना, हर जगह पर इस्तेमाल हो रही, दवाई ववाई में सब जगह इस्तेमाल करें। और इवन इंडिया में तो देख लो आप लोग, चोट लग जाए हल्दी लगा दो, पैर सूज गया हल्दी लगा दो, हड्डी टूट गई हल्दी लगा दो, है ना, शादी हो रही है हल्दी लगा दो, इवन किसी आदमी की डेथ भी होती है तो भी हल्दी लगाई जाती है। देखा है ना तुम लोगों ने, है ना, कुछ भी हो गया हल्दी लगा दो, है ना, फंगस हो गई, ठीक है, कहीं पर फंगस हो गई, एलर्जी हो गई, हल्दी लगा दो। हमारे लिए तो इतना ज़्यादा, हम खाने पीने में हर चीज़ में हल्दी डाल रहे हैं। अब मज़ेदार बात क्या है, उन दो इंडियंस जो अमेरिकन सिटीजनशिप लेकर बैठे थे उन्होंने बोला एक काम करते हैं, अमेरिका में एक नई चीज़ करते हैं, क्या, अमेरिका में पेटेंट करवा दिया जी, हल्दी क्या है, ये टर्मरिक की तरह से काम करती है, दवाई की तरह से काम करती है और इसका इस्तेमाल दवाइयों में किया जा सकता है। अमेरिका ने पेटेंट रिलीज करने की बात करा, और आप पेटेंट यार हमारे लोगों ने, हमारे बंदों ने रिसर्च की है। इंडिया वालों को पता चला भाई कौन सी रिसर्च की है तुमने, पागल वागल हो गए हो क्या, पड़ पड़ खाओगे क्या, ठीक है। इंडिया ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ पे घर घर में बच्चा बच्चा हल्दी से खेल रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ हल्दी से होली तक खेल रहे थे और तुम कह रहे हो हल्दी तुमने बनाई है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक। फिर हम लोगों ने रियलाइज करा, फिर अमेरिका को लगा हाँ यार गलती तो हुई है, या इन लोगों ने ना झोल किया हमारे साथ, कोई बात नहीं चलो साइड करो। सोचो इस तरह की चीजें होती हैं, इसीलिए जीआई टैग जैसी जो चीजें होती है क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक तरह का क्या है, पेटेंट नहीं है पर पेटेंट के जैसा काम करता है ना, पेटेंट के जैसा काम करता है। इसलिए क्या है, जीआई टैग अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना, कभी भी आपसे कोई पूछे तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। फिर आता है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, किस किस के बीच में हुआ है, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, पाकिस्तान एंड सऊदी अरब के बीच में हुआ है, दैट्स इट बस। किसको लेकर हुआ है, सिक्योरिटीज को लेकर हुआ है। तो सऊदी अरब में काफी सारे प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, वहां पर सिक्योरिटी कौन देगी, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस देगी, सॉरी आर्म फोर्सेस नहीं है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान, पाकिस्तानी ऑफिसर्स ना, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस क्या करेंगी, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगी, कहाँ पर, सऊदी अरब में। अब पता नहीं कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे, इनसे अपना तो देश संभल नहीं रहा, दूसरों का पता नहीं क्या संभालेंगे, है ना, वो वाला हाल है इनका। चलो, तो यहाँ पर ये चीज समझ आ गई, तो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया था जहां पर ये सारी बातें हुई थी। और ये सोचो कितना नसीब इनका अच्छा है, भाई कसम से मैं ये तो मानता हूँ पाकिस्तानियों का नसीब बड़ा जबरदस्त है। जैसे ही इन्होंने सऊदी अरब के साथ डील साइन की है, उसके कुछ दिन के बाद इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, अफगानिस्तान ने पकड़ पकड़ के मारा, पकड़ पकड़ के मारा, फिर तुरंत भाग कर गए पाकिस्तान वाले, अरे यार आपको हमने अपना नया बाप बनाया है, आप हमारी हेल्प नहीं करोगे, देखो अफगानिस्तान वाले हमें मार रहे हैं। तो तब जाकर सऊदी अरब ने थोड़ा सा बीच बचाव किया इनडायरेक्ट चैनल से, अफगानिस्तान को बोला भाई मत करो ये सब, अच्छा नहीं लगता, अभी तुमको भी हम पैसे देंगे। अफगानिस्तान ने बोला पैसे वैसे दोगे वो तो ठीक है, पर ये जो हरकतें करके गए हैं, आम औरतों और बच्चों को मार के गए हैं, ये हरकतें सही थोड़ी है ना। तो वो चीज़, पाकिस्तान का तो सच में वही वाला हाल है, जैसा मैं पहले भी कई बार क्लास में बताया है और शायद एक बार फिर से बता देता हूँ। वो गोविंदा की मूवी में हो रहा जो था, मेरे दो दो पापा, मेरे दो दो पापा, वही पाकिस्तान का हाल है।
कटोरा इधर कर दिया तो चाइना मेरा बाप, कटोरा इधर कर दिया तो अमेरिका मेरा बाप, ठीक है। और कोई दूसरा भी अगर कुछ डाल देगा तो ठीक है, 2 घंटे के लिए आप भी पापा बन जाओ। पाकिस्तान का तो वो वाला हाल है, बाप बदल लेता है। एक टाइम पर लोग गाली की तरह से देखते थे, है ना, कैसा आदमी है, एक बाप की औलाद है तो सामने खड़ा हो। पाकिस्तान से बोलेंगे एक बाप की औलाद है तो सामने खड़ा हो, पाकिस्तान बोलेगा हाँ मैं नहीं आऊंगा, मेरे दो दो नहीं, मेरे कई सारे बाप हैं, बदल लेता हूं मैं बाप। पाकिस्तान का तो वो वाला हाल है ना, किसी की गोदी में जाकर बैठ जाएगा, है ना। और रही बात मांग भरवाने की, तो हम है ही, इंडिया आकर मांग भर देता तुरंत, हम मौका नहीं छोड़ते कभी भी। फिर आता है कौन सा, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। कौन सा 2023? यार किसी को बुरा तो नहीं लग रहा ना पाकिस्तान की बात को सुनकर, क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक नीशू करके कोई मेरे को कमेंट कर रहा था, एक दिन मैंने पाकिस्तान के बारे में कुछ लिख दिया था, ठीक है। एक रील आई थी इंस्टाग्राम पर, ठीक है, कि पाकिस्तान के लोगों ने इंग्लैंड और न्यूयॉर्क का क्या हाल कर रखा है, तो मैंने वो रील शेयर कर दी, ठीक है, और मैंने नीचे लिख दिया इनसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। लिटरली उसमें लिखा हुआ पाकिस्तान को लेकर, और एक आया स्पेशली, आप एक टीचर हो, आपसे ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं कर सकती, आप ऐसी चीजें कैसे शेयर कर सकते हो। मैंने कहा पहले तो ये बता तुझे तकलीफ किस बात की है भाई, तेरे बारे में लिखा है क्या? नहीं ना, जिनके बारे में लिखा है उनके बारे में लिखा है, तुझे किस बात की तकलीफ हो रही है? बोलते फिर भी आप एक टीचर की मर्यादा को नहीं लांग सकते, ये वो फलाना ढिकाना। मैंने कहा देख भाई, अपना काम है सच साबित करना, अपना काम है सही चीज को प्रमोट करना, तो मैं तो सही चीज सामने रख रहा हूँ। अब पाकिस्तान अगर ऐसा है और तुझे तकलीफ हो रही है तो तू अपनी विचारधारा देख, मुझसे क्यों बोल रहा है? बात तो पाकिस्तान के बारे में हो रही है, तेरी पाकिस्तान से क्या लेना देना भाई, है ना, सीधी सिंपल बात। तो वेल, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? सुपरस्टार मोहनलाल को। किसको दिया गया? सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया। तो ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड है, किसमें? किसमें? एंटरटेनमेंट कैटेगरी। एंटरटेनमेंट कैटेगरी मतलब मूवीज, सॉन्ग्स, इन सब कैटेगरीज में सबसे ऊपर, सबसे टॉप है ना। तो 71st नेशनल फिल्म फेयर, सॉरी, नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस किए गए थे, वहीं पर दादा साहब फाल्के अवार्ड भी अनाउंस किया गया। तो जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल स्टेट से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? केरल स्टेट से। और इससे पहले भी इनको कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। इनमें से पद्मश्री 2001 में इनको दिया गया था, और पद्म भूषण 2019 में इनको दिया गया था, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात, ही आल्सो हैव अ रैंक ऑफ, कर्नल। इनके पास क्या है? आर्मी के कर्नल की भी रैंक है, ठीक है, फ्रॉम द टेरिटोरियल आर्मी। कौन सी? फ्रॉम द टेरिटोरियल आर्मी। क्लियर है? ध्यान रखना। वेल, दादा साहब फाल्के अवार्ड कब शुरुआत की गई थी? 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। दादा साहब थे कौन? ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। क्या बनी थी? राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। कब? 1913 में। और ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। सबसे पहली बार किसको दिया गया था? देविका रानी जी को यह अवार्ड दिया गया था। क्लियर यहाँ पे? हाँ या ना? जो सेलेक्ट हुए हैं बेटा, वो सीनियर्स ऑलरेडी मतलब दूसरे बैचेस में थे, दूसरी क्लासेस में थे, ठीक है। तो वो अभी ऑलरेडी और कुछ चीज़ों में बिजी हैं, ठीक है, इसलिए वो फिलहाल अभी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। उनके कुछ इंटरव्यूज एंड बाकी सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इस वजह से नहीं आ पाएंगे। चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फाइनली वर्ल्ड राइनो डे। अब इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 22 सितंबर को, हर साल। किसके लिए? राइनोज के प्रोटेक्शन के लिए और लोगों में अवेयरनेस के लिए, ठीक है। पाकिस्तान इज बी लाइक मेरी क्युमारी नहीं बेटा, पाकिस्तान इज बी लाइक
प्लीज हर बार मेरी ही मारो, समझे। बेटा पाकिस्तान का मतलब यहां पे नहीं है, पाकिस्तान का मतलब यहां पे था, यहां पे पाकिस्तान की बात हो रही थी, पाकिस्तान का मतलब यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं राइनोसोरस राइनो के बारे में, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक सोरस और एक राइनो, ठीक है। अब जब भी हम लोग बात करते हैं तो आपको एक जानवर नजर आता है जो कि एक यूनिकॉर्न जानवर है, जिसके एक क्या है, सींग है, क्या है, एक सींग है। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, असम, और असम का क्या है, ये एक स्टेट एनिमल भी है, क्या है, एक स्टेट एनिमल भी है, ठीक है, ठीक है, क्या है, एक स्टेट एनिमल भी है। चलो, फाइनली बात यहाँ पे समझ में आ गई। अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैंने अब बात करी अभी असम के बारे में, तो ब्रह्मपुत्रा वैली का जो रीजन है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम इनका एक्सपेंशन, मैक्सिमम रीजन देखने को मिलता है, जो कि साउदर्न नेपाल तक के रीजन में और वेस्ट बंगाल तक जाता है। आज के टाइम पीरियड में क्या है, वनरेबल कंडीशन में आ चुके हैं, ठीक है। वेल हम लोग इनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इनको इनके सींग के लिए ही क्या किया जाता था, मारा जाता था, इनका शिकार किया जाता था, क्या किया जाता था, इनका शिकार किया जाता था। अब तीन तरह की स्पीशीज हमको देखने को मिलती है, ब्लैक, जावन एंड सुमात्रन, है ना। इनकी कितनी स्पीशीज हैं, तीन तरह की स्पीशीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, ठीक है, पर जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो कितनी है, तीन है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले आता है व्हाइट राइनो, फिर आता है ग्रेट वन हॉर्न राइनो, एंड फिर आता है ब्लैक राइनो, ब्लैक राइनो, जावन राइनो एंड सुमात्रन राइनो, ठीक है। हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में हमको जो वन हॉर्न वाला राइनो है, ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सा देखने को मिलता है, हमको ये वाला देखने को मिलता है, ठीक है। अभी करते हैं सर क्रीक पर भी बात करेंगे, चिंता मत करो बेटा, अक्टूबर मंथ आएगा ना, तो उसमें सर क्रीक ही सर क्रीक रहेगा आपके सामने, वहां पे ये सारी चीजें आ जाएंगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये काउंटिंग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025। वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में बात करते हैं, तो ये 27 सितंबर को क्या किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, क्या किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों के अंदर टूरिज्म को लेकर क्या करना, अवेयरनेस फैलाना, क्या करना, अवेयरनेस फैलाना, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या था, इसका थीम था, ये क्या था, इसका थीम था, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यही आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, यही आपसे क्या होगा, पूछा जाएगा, ठीक है। यही आपसे क्या किया जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, क्लियर है। इनिशियली 1970 में इस क्या किया गया था, डिसाइड किया गया था, 1980 से इसकी शुरुआत की गई थी। कब से शुरुआत की गई, 1980 से इसकी शुरुआत की गई है। अब इंडिया भी क्या टूरिज्म के लिए कुछ कर रहा है, यस इंडिया टूरिज्म के लिए बहुत कुछ कर रहा है। सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम तैयार किया गया था जिसका नाम था इनक्रेडिबल भारत, सुना होगा सब लोगों ने, अतुल्य भारत, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने भारत दर्शन शुरू किया, क्या शुरू किया, भारत दर्शन शुरू किया, है ना। फिर यूथ यूथ के लिए भी सेम ये चीज़ शुरू की, है ना, कि आफ्टर 12th कई स्कूल और कई जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनको उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, कि स्कूल के बच्चों को क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर लेकर जाएंगे, है ना। अब ये किया क्यों जाता है, एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, आप सब लोगों से, देखो जब आपका एनडीए का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, जब आपका एनडीए का एग्जाम हो जाएगा, उस एनडीए के एग्जाम के बाद आपके पास करीबन करीबन एक महीना होता है जब आपका रिजल्ट आ रहा होता है। तो एग्जाम के बाद का जो एक महीना है, प्लीज उसमें आप अपने पेरेंट्स को एग्री कीजिए कि प्लीज आप हमें घुमाने के लिए कहीं लेकर चलिए, पर एक जगह नहीं जाना है, मल्टीपल प्लेसेस पे जाना है, मल्टीपल कल्चर्स को देखना है, मल्टीपल कल्चर्स को समझना है, जितना हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करना है। अगर आप ये चीज़ करने लगोगे तो अपने आप ही क्या होगा, आपकी देश के प्रति जो भावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी।
जैसे मैं अभी एक स्टूडेंट से मिला था, ठीक है, मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बताया सर मेरा सिलेक्शन का सबसे बड़ा पार्ट क्या था, मोटिवेशन क्या था, ये सब चीज़ें जब उसने मुझे बताई तो उसने एक सबसे अच्छी चीज़ क्या बताई। अब ये चीज़ तुम अपने इंटरव्यू में नहीं डाल सकते क्योंकि तुमने ये चीज़ की नहीं है, बट उसने की है। उसने क्या करा, उसने बोला सर हमारे स्कूल में ना एक यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम चलता था जिसमें हम और दूसरे स्कूलों में जाते थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो उसमें ऐसा क्या मिला। बोलता सर उसमें नेशन इंटीग्रेशन, ठीक है, उसमें लैंग्वेज, उनमें और चीज़ों को समझने का मौका मिला, हम लोग अपने बैरियर्स को तोड़ के बाहर निकल पाए। इतने वर्ड मतलब इंडिया में इतनी चीज़ें हो सकती हैं, इतने अलग अलग कल्चर के लोग हो सकते हैं, ये जानने का मौका लगा। मैंने कहा तो इससे तुम्हारी डिफेंस जर्नी पर क्या फ़र्क पड़ा। बोलते हैं सर, फिर उसने ये आंसर दिया, सर इंडियन आर्म फोर्सेस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपको हर संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, धर्म, पंथ को मानने वाले लोग एक साथ दिखेंगे। एंड ये मेरा सबसे पहला मोटिवेशन था। एंड उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आगे चलकर कंट्री के लिए कुछ करना था, ठीक है। आर्म फोर्सेस में जो ड्रेस है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एक अलग है, बट सर ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि मुझे लगा कि हाँ यही वो प्लेस है जहाँ पर मैं एक ट्रू इंडिया को देख सकता हूँ। मैंने कहा यार ये तो तुम खुद से भी डेवलप कर सकते हो। ये इंटरव्यू का प्रोसेस के ड्यूरेशन मैंने पूछा, ये तो तुम खुद से भी डेवलप कर सकते हो अपने आसपास लोगों का अवेयर करके। बोलते सर मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। एंड अगर मैं एनडीए में सिलेक्ट हो जाता हूँ तो 100% है इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली जाकर अगर ऐसे बोलता हूँ तो लोग शायद ना सुन पाए, पर अगर जिस दिन मैं सिलेक्शन ले लूँगा, रिकमेंड हो जाऊँगा और मैं तब जाकर बोलूँगा तो लोग बोलेंगे अगर ये बच्चा कुछ कह रहा है तो इसका मतलब इसकी बात में दम होगा। तो मुझे खुद को साबित करना है सबसे पहले, ठीक है, कि हाँ देखो मैं जो कर रहा हूँ, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो रास्ता बिल्कुल सही है एंड इस रास्ते पर और भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो भले ही 12th क्लास का बच्चा था पर उसकी सोच देखो कितनी अच्छी है ना। अब ये थॉट आपके माइंड में आया नहीं आया ये एक अलग बात है, और अगर कोई बच्चा अपने इंटरव्यू में ऐसी बात, पता नहीं उससे क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, पर मैंने जब पूछा अगर वो ये आंसर दे रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है ना। 12th क्लास के बच्चे से आप कितनी उम्मीद लगाओगे, सोचो उस बच्चे में कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी होगी और उस एक सिंगल इवेंट ने उस बच्चे में कितना कुछ चेंज कर दिया। तो टूरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, और दुनिया देखने से पहले प्लीज अपना देश देखो, ठीक है। तो एक प्रोग्राम और भी है देखो अपना देश, वो एक्चुअल में टूरिज्म को लेकर ही है ना। फिर आता है नेशनल आयुर्वेद डे। नेशनल आयुर्वेद डे के बारे में बात करते हैं तो ये किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड धनवंतरी को डेडिकेटेड है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन, लॉर्ड धनवंतरी के बारे में आप लोगों ने किस जगह पर सुना है, कहाँ पे सुना है लॉर्ड धनवंतरी के बारे में। चलो थोड़ा आसान करता हूँ, हिस्ट्री में आपने सुना है, हिस्ट्री में कौन सी वो जगह है जहां पे आपने इन लोगों के बारे में सुना है, धनवंतरी के बारे में सुना है। हिस्ट्री में वो कौन सी जगह है जहां पे आप लोगों ने धनवंतरी के बारे में सुना है। करण बिल्कुल बेटा, आयुषी दलाल बिल्कुल सही बात है बेटा, शाबाश। नहीं लक्ष्य बेटा, जीआई टैक्स सिर्फ और सिर्फ हम इंडिया की बात करें, इंडिया में लागू होता है, हम दुनिया भर का क्या करेंगे जानकर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, गुप्ता एरा में, कहां पे, गुप्ता एरा में, है ना। गुप्ता एरा में कौन, किसके दरबार में थे गुप्ता एरा में, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। क्या लिखा था, आयुर्वेद के ऊपर बुक्स लिखी थी, है ना। 9 ज्वेल्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, याद है सबको। इंडस वाली लिख रहा है ये लड़के, मार खाएगा लड़क रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई, बहुत अच्छी बात है। कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो 23 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल आयुर्वेद डे। क्या करते हैं, नेशनल आयुर्वेद डे, ठीक है। इस बार का थीम क्या था, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लांट्स। क्या, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लांट्स। आपको सर प्लांट्स की भी इलाज होता है, नहीं सर, प्लांट्स से ही तो हमको आयुर्वेदिक चीजें मिलती हैं, है ना। एग्जैक्टली जिनको विक्रमादित्य का टाइटल दिया था, बिल्कुल सही बात है। कालिदास भी उनके दरबार में थे, है ना। वरामहीर उनके दरबार में थे, है ना। वररुचि उनके दरबार में थे, ठीक है। उसी समय पर भाष भी थे। अब मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा वरना हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब इतनी स्ट्रांग है। चलो आगे बढ़ते हैं।
फिर आता है विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्या है भाई, विशाखापट्टनम में कोई मीटिंग होगी, वहां पर डिक्लेरेशन दिया गया है, तो उसे विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन कहा गया, है ना। तो क्या हुआ था, 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पे हुई थी, जहां पर ई गवर्नेंस के ऊपर क्या हुआ था, डिस्कशन हुआ था। किसको लेकर, ई गवर्नेंस को लेकर। किसको लेकर, ई गवर्नेंस को लेकर, ठीक है, किसको लेकर, ई गवर्नेंस को लेकर, ठीक है। एंड इसी को लेकर हम लोगों ने क्या बोला, विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन बोला। अब ई गवर्नेंस है क्या, ठीक है, ई गवर्नेंस एक्चुअल में है क्या। ई गवर्नेंस का एक्चुअल मेन मतलब यह है कि कितनी आसानी से लोग गवर्नमेंट के साथ अपना कांटेक्ट स्टेब्लिश कर पाते हैं, है ना। कितनी आसानी से लोग गवर्नमेंट के साथ अपना कांटेक्ट स्टेब्लिश कर पाते हैं, ये चीज क्या है यहां पर है। तो ई गवर्नेंस से यहां पे मतलब ही क्या है, ई गवर्नेंस से यहां पे मतलब क्या है, ई गवर्नेंस से यहां पे मतलब क्या है, ई गवर्नेंस से यहां पर सीधा सिंपल सा एक ही मतलब है, और वो मतलब क्या है, इजी एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, है ना। वेल, विकसित भारत सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या था, इसका अपना एक थीम था। क्या कर रहे हैं हम लोग, एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल भाषणी, डिजिटल यात्रा, ठीक है, नारदास वर्जन 2, इन सबको क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, एंड लोगों को एक ही जगह पर ये सारी सर्विस हम लोग देने की कोशिश करेंगे। फिर आता है अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में बात। इस बार अग्नि प्राइम मिसाइल ने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है, इस बार कीर्तिमान ये स्थापित किया है कि ये एक रेल मॉड्यूल से क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया है। किससे, एक रेल के डब्बे के ऊपर इसको पूरा डिजाइन किया गया कि वो रेल का डब्बा ऊपर से ऐसे खुल जाएगा, अंदर से मिसाइल खड़ी होगी, फायर हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, फायर हो जाएगी। अब ऐसा करने वाला इंडिया कौन सा देश है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो रशिया, यूएसए, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया के अलावा इंडिया वो पांचवा देश है जो ये कर पाया है। तो एक रेल बेस्ड क्या था, प्लेटफॉर्म था जिससे इसको लॉन्च किया गया था। तो ये अपने आप में क्या एक बहुत बड़ी बात है, क्या एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। आई होप यहाँ पे बात समझ में आई। अब ये जो मिसाइल है ये क्या करेगी, ये 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। तो ये कोई छोटी बात है क्या, नहीं, एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एंड डीआरडीओ लगातार ये सब चीजें कर रहा है। क्यों कर रहा है लगातार, हर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लॉन्च क्यों करना है हमको, हर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इसलिए लॉन्च करना है कि जहां पर भी जिस भी तरह की एक्सेस हो हमारे पास, हम उस तरह के एक्सेस का क्या कर पाए, यूज कर पाए, क्या कर पाए, यूज कर पाए। बात समझ में आई, हम क्या कर पाए, उन चीजों का यूज कर पाए, ठीक है। तो एक लॉन्ग रेंज क्या है, ब्लास्टिक मिसाइल है, क्या है, एक लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है ये। आई होप यहां पे बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अब ट्रेन के थ्रू भी इस मिसाइल को लेकर जा सकते हैं। तो 11,000 केजी का ये पेलोड लेकर जा सकता है, या फिर हम लोग बोले तो वॉरहेड लेकर जा सकते हैं, और 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है, रेंज अकॉर्डिंग टू देयर वेट, ठीक है। इसमें हाई एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, एविन आप लोग यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अग्नि प्राइम मिसाइल, ये ध्यान रखना, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है फाइनली एक लास्ट पॉइंट हमारा आज का, क्या है, कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज। क्या हो गया इसको, यार आज बोर्ड क्यों धोखा दे रहा है यार, ऊपर से करंट भी मार रहा है, आजा भाई। क्या है, कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होती है, वैसे तो इसे सितंबर लास्ट में शुरू किया गया है ना, अक्टूबर तक ये चलेगी, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पे, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ने ही यहाँ पे क्या किया, पार्टिसिपेट करने का काम किया। एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, क्या थी, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ठीक है, जहां पर
ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स, इन सब का यूज किया जाएगा। किस जगह पर हो रही है? मध्य प्रदेश में। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दे रखी है, टेस्ट द एयर डिफेंस ड्रोन्स काउंटर ड्रोन सिस्टम, ठीक है। टेस्ट द एयर डिफेंस, ये अच्छा रिपीट दोबारा से लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। इंडियन नेवी, एयरफोर्स, तीनों ही यहाँ पर क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी। सिमुलेशन ऑफ कॉम्बैट होगा, ये रिपीट क्यों कर दिया है बार बार, ठीक है। सर्वेलेंस ऑफ ड्रोन, जीपीएस सिस्टम, एआई ड्रिवन डिफेंस इंटीग्रेशन। वेन्यू क्या है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट ड्रिल है जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही है, जहां पे हम लोग जो भी हमारे टेक्निकल गैप थे उनको एनालाइज करेंगे और जो न्यू इनोवेशन है उनको भी हम लोग इस्तेमाल करके देखेंगे। वेल, तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनली आप लोगों में से कई लोगों ने बोला था शौर्य बुक के बारे में, तो भाई ये रही आपकी वो शौर्य बुक, एकदम नए अवतार में, थोड़ी सी ज्यादा मोटी और पूरे नए पैटर्न के साथ है ये बुक, ठीक है। कंप्लीट न्यू पैटर्न के साथ है। इवन इस बुक को कंप्लीटली मैंने खुद से भी ऑब्जर्व किया है, ठीक है। आप इस बुक को जब अपने हाथ में उठाओगे तो आपको खुद एहसास होगा, जब इस बुक को पढ़ोगे तो आपको खुद एहसास होगा कि हाँ, इसमें बहुत कुछ चेंज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि हर एक चैप्टर के साथ इस बार प्रॉपर सैंपल क्वेश्चंस और आपके पीवाईक्यूज डाल दिए गए हैं, एंड उनका एक्सप्लेनेशंस एंड अदर एक्सरसाइज भी यहाँ पे डाल दी गई हैं, ताकि आप ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को पढ़ पाओ, समझ पाओ, अच्छे से चीज़ों के साथ जोड़ पाओ। तो बहुत प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको क्या किया हमने, तैयार किया इस बार। तो एक बहुत अच्छी खासी बुक है जो इस बार आपके लिए आ गई है। आप इस बुक को पढ़कर आराम से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक है। एंड जो अभी बच्चे आप लोगों के सामने आए हैं, जिन कुछ सीनियर से आप मिले होगे, एंड नहीं मिले हो तो कल संडे है तो कल आप लोग मिल भी जाओगे उनसे, ठीक है। उनसे मिलकर आपको और ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा और बातें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर पुरानी वाली बुक है कोई बात नहीं, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट है। और ये नए, क्योंकि प्रॉपर न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बनाई है। लास्ट टाइम जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था, इस बार थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कहाँ गए डाउट्स तुम्हारे? अपोजिशन पार्टी क्लेम द वोट दे, यार देखो ये बेकार की बात है यश, ये बेकार की बात है, इसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ ऐसी क्लेम कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास वैलिड प्रूफ्स एंड एविडेंस होने चाहिए, एंड उनको आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। वो आप कर नहीं रहे तो वो गलत है, ठीक है। कल मैंने डाउट पूछा था, अच्छा हाँ, जितेंद्र के डाउट थे यार। जितेंद्र ने बड़े अच्छे डाउट डाले थे इंस्टाग्राम पर मेरे पास। और भाई ये लड़का रोज मेरे सामने डाउट्स डालता है, मतलब मैं देखकर खुश हो जाता हूँ इस लड़के के डाउट्स, ठीक है। एंड इसके डाउट क्या थे, अब थोड़ा सा टाइम की ज़रा शॉर्टेज है, मेरी अभी तुरंत ही दूसरी क्लास भी है। कहाँ गया जितेंद्र? अरे कहाँ गया? हाँ, जितेंद्र, सुन लो भाई, तुम सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तुम सबको कहीं ना कहीं काम आएगा। लो, नेट ही नहीं चल रहा अब। रात को मेरे पास जब आए थे इसके डाउट्स तब मैं सो मतलब बिल्कुल एकदम गहरी नींद में जा चुका था, तो मैंने कहा अब तो भाई जवाब नहीं दूंगा, आजा भाई खुल जा। सॉरी जितेंद्र, नेट ही नहीं चल रहा बेटा, आजा भाई। तो मैं एक काम कर दूं, मैं तो पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। मैं पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। अब नेट ही नहीं चल रहा है, सॉरी, यहाँ पर। वेरी गुड यार, देखो कुछ भी आपने किया है स्पोर्ट्स में कहीं पर भी तो बहुत अच्छी बात है। डिफरेंस क्या है? अग्नि एंड अग्नि प्राइम बेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अग्नि मिसाइल्स के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, और अग्नि प्राइम न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के साथ हर जगह पर इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। बुक गिव अवे कर दो, अच्छा, ठीक है। कुछ अच्छा करके दिखाओगे तो पक्का गिव अवे कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो फाइनली आज के लिए आप लोग मुझे विदा दीजिए। होमवर्क आप लोगों को पता है क्या आपका होमवर्क है, ठीक है। आप लोगों के सामने अब ये हमेशा रहेगा, हर एक क्लास में आप लोगों को ये होमवर्क दिखेगा, ताकि दिल दिमाग में ये चीज़ अच्छे से बैठ जाए, ठीक है, आपके अंदर वो काबिलियत पैदा हो, ठीक है। तो फाइनली आज की क्लास में आप सब लोग मुझको दीजिए विदा। टेलीग्राम चैनल में आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल के लिए आपको जाना है, सीधे तुम लोग मुझे मैसेज कर देना, लोकेश
सिंह सर। आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज करना, मैं डायरेक्टली आप उससे कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, ये चीज़ें स्पोर्ट्स अगर आप कोई भी खेलते हो तो वो उसके सर्टिफिकेट इम्पैक्ट डालेंगे आपके आगे चलकर एसएसबी